नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ की जो है 8वां लेसन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 7 लेसन करवाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के नाम से। उसमें 7 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 8वां लेसन पवन, तूफान और चक्रवात के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के बाद क्लास 8 और क्लास 9 की भी साइंस की जो है पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और लगातार वीडियो देखें जिससे आपको लाभ होगा, चाहे आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हों चाहे कंपटीशन की। सब में एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा 8वां लेसन है पवन, तूफान और चक्रवात। आज हम पवन, तूफान और चक्रवात के विषय में पढ़ेंगे कि पवन का निर्माण कैसे होता है, तूफान का निर्माण कैसे होता है और चक्रवात कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे चक्रवात बनता है। चलिए, यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया गया है कि उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चित्र 8.1 यानी आगे चित्र दिया हुआ है। ये उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा दिया गया चित्र, यानी ये यहाँ पर चक्रवात को दर्शाया गया है। इसे हम अभी पढ़ेंगे। इस चक्रवात का पवन का वेग जो था वो कितना था, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस चक्रवात में जो पवन का वेग था वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस किया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया। यानी एक 18 अक्टूबर को आया, एक 29 अक्टूबर को। और इसकी स्पीड इस बार क्या थी, इस बार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज़्यादा थी। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत और सप्लाई को भी प्रभावित किया। देखा होगा जब बारिश, तूफान या चक्रवात आते हैं तो बड़ी संख्या में जन और धन की हानि होती है। बहुत से लोगों की जान गंवानी पड़ती है। बहुत से लोगों के जो है मकान गिर जाते हैं और उनको एक स्थान से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। विद्युत व्यवस्था, कृषि, संचार ये सब प्रभावित हो जाते हैं। पूरी सिस्टम जो होता है, अर्थव्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो जाती है। जो उड़ीसा का चक्रवात आया था उसका ये सैटेलाइट चित्र यहाँ पर एनसीईआरटी दिखाया गया। एनसीईआरटी की यही सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में चित्र बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, चक्रवात दरअसल होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्ययन में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। अगर पूछा जाए पवन क्या है तो जो गतिशील वायु होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप है यहाँ पर, जब जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना होता हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा उन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप से संबंधित सावधानी बताई गई है। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर दीजिए।
डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कस कर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करते समय सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो यहाँ पर क्रियाकलाप है। यहाँ पर ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है कि क्या किया गया है। पहले एक डिब्बे में जो है पानी भरा गया और आधा भरा गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको गर्म किया गया। जब उबलने लगा तो इसको ऊपर से कसकर कर दिया गया। फिर एक वॉश बेसिन के नीचे इसको रख दिया गया और जब पानी इसके ऊपर डाला गया तो क्या हुआ, डिब्बा पिचक गया। डिब्बा क्या हुआ, पिचक गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? विरूपित का मतलब होता है परिवर्तित क्यों हो जाता है। यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होता है? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही हो तो नौका की अगर विपरीत दिशा में पवन आ रही होगी तो चलाना क्या होगा, आसान नहीं होगा, जबकि ज़्यादा उसमें बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिससे आप नौका को ले जाना चाहते हैं। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? बिल्कुल होता है। जब हम जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट जाती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे क्या होते हैं, लहराते हैं। देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पत्तियां क्या होती हैं, हिलती हैं। अगर बैनर लगा हुआ है तो वो भी हिलने लगता है। अगर झंडा आप लहराते हो 15 अगस्त 26 जनवरी में तो क्या होता है कि जब हवा चलती है तो वो अच्छे से लहराने लगता है। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु क्या करती है, वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है, दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। यहाँ पर देखिए डिब्बा पिचक गया था। अब ये कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे की बाहर की वायु की दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण क्या होता है, डिब्बा पिचक जाता है। जब डिब्बे के अंदर की वायु क्या होगी, निकल जाएगी और बाहर की जब वायु उस पर दाब डालेगी तो क्या होगा, डिब्बा पिचक जाएगा। पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम अमाप की गेंद जैसा आकार बनाएं। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करें। इस तरह जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है कि एक कागज का गोला बनाएं, ये जो गोला बना हुआ है, और यहाँ पर रखकर भीतर क्या करें, फूंक मारकर अंदर पहुँचाने का प्रयास करें। इस क्रियाकलाप को विभिन्न अमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए।
पहेली और बूझो चाहते हैं, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए कि कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है। जब आप फूंक मारकर बोतल को डालोगे तो ये कठिन क्यों होता है। दूसरा क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है कि दो गुब्बारों के बीच फूंक मारना। लगभग समान माप के दो गुब्बारे लीजिए, गुब्बारे में थोड़ा पानी भर लीजिए, दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक धागे में बांध लीजिए। इस तरीके से बांध लीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में क्या करिए, फूंक मारिए। आपके विचार से क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं। गुब्बारों के बीच फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है कि इस क्रियाकलाप को कर देखिए, इन गुब्बारों के बीच फूंक मारकर देखिए क्या आपको अनुभव होता है। इसी प्रकार कागज़ की पट्टी क्या होता है कि फूंक मारिए। जब कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारोगे तो क्या होगी, कागज़ की पट्टी ऊपर उठने लगेगी। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। इस तरीके से पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बोझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सिद्ध करते हैं। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वैसे ही जैसा आपने सोचा था। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या होता जाता है, कम हो जाता है। जब हम बोतल को मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ वायुदाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाती है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर ढकेल देती है। जबकि क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा होगा कि जब गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। यह तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारों के दूसरी ओर यानी बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। तीसरे क्रियाकलाप में 8.4 में आपने देखा होगा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा तभी संभव है जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर का दाब कम हो जाता है। वास्तव में हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन क्रियाकलापों से स्पष्ट हो जाता है कि वायु का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा कि यदि तीव्र वेग से पवन भवनों और झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो तो छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी। यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और वायु उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा है तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि पवन कैसे बनती है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि पवन कैसे बनती है और यह वर्षा कैसे लाती है, कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायुदाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, यानी जितना वायु का वेग के बीच अंतर होगा पवन का वेग भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायुदाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझाने में आपकी सहायता करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार गर्म होता है, यानी जब किसी वायु को गर्म करते हैं तो वायु का प्रसार क्या हो जाता है,
वायु का प्रसार भी, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। एक क्वथन नली लीजिए, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ लीजिए और ठंडा कर लीजिए। क्वथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट तक ठंडे जल में रखिए। यहाँ पर ये बताया गया है, ये क्रियाकलाप है। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसके अंदर की जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, उसमें प्रसार होने लगता है और वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। वहीं गुब्बारा क्वथन नली के ठंडे जल में रखने पर यह फिचक क्यों जाता है? क्योंकि जब ठंडा होगा तो वायु का क्या होगा, वायु में संकुचन होगा, जिससे जो ऊपर की वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? और क्या आप यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 6.8 बहुत रोचक लगेगा, क्योंकि आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने को सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 8.6, समान माप की कागज की 2 थैलियाँ लीजिए। यानी यहाँ पर बताया गया है 2 समान आकार की क्या करिए, थैलियाँ लीजिए। कागज की 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ को 2 किनारों से लटका लीजिए। यानी इस प्रकार से क्या करिए, इसको लटका लीजिए। ध्यान रहे कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। क्षण के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ेंगे जैसे कि तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखिए। थैलियों का संतुलन बिगड़ जाएगा। थैलियों का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि जिसके नीचे मोमबत्ती रखी गई है वो वाली थैली क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, और जबकि जो जिसके नीचे मोमबत्ती नहीं रखी गई है वो नीचे की ओर झुक जाएगी। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है? क्योंकि वह हल्का होता है। अब यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और अधिक स्थान घेरता है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। याद रखिएगा कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। यही कारण होता है धुआं क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। देखा होगा जो चिमनी होती है वो ऊपर बनाई जाती हैं। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थितियों में उस स्थान का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये याद रखिएगा कि जहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है वहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र को ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान का क्या कर लेती है, आकार ग्रहण कर लेती है। यानी जैसे ये गर्म वस्तु है, ये गर्म वायु है, ये क्या होगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऊपर की ओर उठने के बाद यहाँ की जो ठंडी वायु है वो इसका क्या करेगी, स्थान ग्रहण कर लेगी। इसे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि अध्याय 4 में पढ़ा था।
इस प्रकार से क्या हो जाता है, संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, यानी ऊपर की जो है, ऊपर की वायु ठंडी, वो गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे फिर पुनः स्थान ग्रहण कर लेती है। अब हम समझते हैं पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जो पवन धाराएं होती हैं वे पृथ्वी के असमान स्वरूप से गर्म होने के कारण होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ, तो ये लेसन 8 का जो है पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लेसन के कक्षा जो लेसन 8 है, पार्ट 8 है, इसके हम अगले वीडियो कुछ अगले आएंगे। धन्यवाद।